नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिचार्ज क्रिएटिविटी में। आज हम जो आपके सामने पाठ लेकर के आए हैं, ये हमारा एक जो पुरानी वीडियो चल रही थी उसी का सेकंड पॉइंट है। हमने पिछली 3 वीडियो में आपको जो पढ़ाया था वो वैदिक शिक्षा से लेकर के था और जिसकी 3 वीडियो बन पाई थी। आज जो हम एजुकेशन लेकर के आए हैं ये हमारे यहाँ पर मुस्लिम शिक्षा को लेकर के है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो इसमें पूरी देखें, क्योंकि इसमें जहाँ भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होगा, जो कि हमारे सीटेट या टेट या कोई भी टेट हो, तो वहां पर उसमें हमारा क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। तो जहां जहां हमारा क्वेश्चन जैसे बनता है वैसे वैसे मैं वैसे तो आपको बताती चली जाऊंगी, और फिर भी आप उसको एक बार ढंग से देख लेना और सुन लेना, और जब आवश्यकता हो वीडियो को आप रोक करके उस नोट को उतार लेना। तो यहाँ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप वीडियो को पूरी देखें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और फिर उसको शेयर कर दें उन लोगों तक जहां इसकी आवश्यकता है, या जो जैसे फर्स्ट ईयर बीएड हो या सेकंड ईयर बीएड हो या सेमेस्टर के अकॉर्डिंग हो, तो उनके लिए, या जो टेट कर रहे हैं या सी टेट दे रहे हैं, या किसी भी स्टेट में हमारा कोई भी टेट हो उसको लेकर के, तो वहां उन तक इसको शेयर कर दें। और साथ में यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर वीडियो उनको समय से मिलती जाए। तो चलिए अब बिना समय गवाए हम जो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पॉइंट लेकर के आए हैं वो यहाँ पर हमारा मुस्लिम शिक्षा से लेकर के है। इसकी वीडियो हमारी केवल एक ही वीडियो में ये चर्चा हो जाएगी। इसके बाद हमारी जो एक ब्रिटिश शिक्षा को लेकर के थी उससे संबंधित वीडियोज आएंगी, तो वहां पार्टों में हम उसको रखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक ही वीडियो के अंदर मुस्लिम शिक्षा का आज जिक्र कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। हम यहाँ ये देखते हैं कि बीएड सेकेंड ईयर या फोर्थ सेमेस्टर, जिसके अंदर जो हमारा टॉपिक है मेन वो है भारतीय शिक्षा का इतिहास। भारतीय शिक्षा का जो इतिहास है वहाँ क्या उसका इतिहास रहा, कौन कौन सी एजुकेशन आई, किस किस के काल में आई और कब से लेकर के कब तक की आई, इस सारा एक ये जो है इसमें जिक्र होता है। तो आज दूसरी एजुकेशन है हमारी यहाँ पर मुस्लिम शिक्षा। हम यहाँ पर देखते हैं मुस्लिम शिक्षा, ये हमारा टेट और सी टेट दोनों के लिए है। अब मुस्लिम शिक्षा को हम यहाँ पर मध्यकालीन शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है और वहां पर मुस्लिम शिक्षा आ जाए या यहाँ पर मध्यकालीन शिक्षा आ जाए, तो दोनों का एक ही मतलब होता है। मुस्लिम शिक्षा को ही मध्यकालीन शिक्षा कहा जाता है, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा। ठीक है, अब हम इसमें ये देखते हैं कि इस शिक्षा का काल जो है वो 800 ईस्वी से हम यहाँ पर देखते हैं 1757 ईस्वी के मध्य का है। यानी कि ये यहाँ पर हम देख रहे हैं 800 ईस्वी से इसका प्रारंभ हुआ। ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर, जो कि हमारा 800 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, और यहाँ पर हम देखते हैं 1757 ईस्वी के मध्य का जो समय है उसको कहा जाता है मध्यकालीन शिक्षा या मुस्लिम शिक्षा। तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसे मध्यकालीन अथवा मुस्लिम शिक्षा के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट हमारे हो गए, ये 4 हो गए और ये 5 हो गए। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम 5 पॉइंट आपको रख रहे हैं आपके सामने, जिसमें कि हमारी पूरी वीडियो एक ही में फिनिश हो जाए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या थे। जब मुस्लिम शासन हमारे देश में स्थापित हुआ था, तो उस समय जाहिर सी बात है कि कोई भी धर्म, अगर नया धर्म देश में आया, तो उस समय वो अपने ही धर्म से संबंधित बातें रखेंगे, अपने ही धर्म से संबंधित शिक्षाएं रखेंगे, व्यवस्थाएं बनाएंगे। तो वो एक ऐसा शासन था उस काल के अंदर। तो जब ये मुस्लिम धर्म जो है यहाँ पर स्थापित हुआ, उस समय उन्होंने यहाँ पर कुछ उद्देश्यों को लेकर के यहाँ पर आगमन हुआ था, और उस उद्देश्य की स्थापना कैसे कैसे हुई। जैसे नंबर पहला, इस शिक्षा का जो उद्देश्य था वो था ज्ञान का प्रसार। हर धर्म का एक वो उद्देश्य होता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, सबसे पहले ज्ञान का प्रसार होना है। तो ज्ञान क्या है, मुस्लिम धर्म के अनुसार अगर हम देखते हैं तो वो उन्हीं के अनुसार इन्होंने सबसे पहले रखा कि ज्ञान का प्रसार होना चाहिए, इन्हीं के अकॉर्डिंग। फिर है इस्लाम का प्रचार। अब इस्लाम धर्म है तो उन्होंने अपने एक इस्लाम धर्म का जितना प्रसार का मतलब होता है फैलाव। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है हमारा कि प्रसार का मतलब होता है फैलाव, चारों तरफ फैलाना।
तो यहाँ पर जो है इसका इस्लाम धर्म का भी एक प्रसार हुआ था। फिर तीसरा देखते हैं मुस्लिम संस्कृति का प्रसार। मुस्लिम संस्कृति जब एक अपना एक जैसे मुस्लिम धर्म है तो उसकी एक संस्कृति होगी, हर धर्म की अपनी एक संस्कृति होती है, तो उस संस्कृति का उन्होंने प्रसार किया। ये भी एक उद्देश्य था कि मुस्लिम धर्म का प्रसार किया जाए, मुस्लिम संस्कृति का प्रसार किया जाए। फिर देखते हैं हम यहाँ पर धार्मिकता का समावेश। हर धर्म के अंदर एक धार्मिकता का भाव होता है, समावेश होता है, और उसी को वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इसका एक उद्देश्य था यहाँ पर धार्मिकता का समावेश। हर धर्म का एक समावेश होता है, हर धर्म को मानने वाले व्यक्ति के अंदर आता है। अब यहाँ पर मुस्लिम नैतिकता का समावेश। जब नैतिक मूल्य जो हमारे होते हैं, कुछ वैल्यूज जो होते हैं वो अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग होते हैं, तो मुस्लिम धर्म के जो लोग थे उनके भी अपने नैतिक मूल्य होते हैं। उसका हम यहाँ देखते हैं कि उसमें जो नैतिकता है उसका भी समावेश इसके अंदर था। तो वो किस तरीके से और ज्यादा से ज्यादा हम उसको समावेश कर सकते हैं। फिर आता है चरित्र का निर्माण। हर धर्म यही कहता है कि चरित्र सर्वोपरि है। जो चरित्र है तो एक इंसान की रेपुटेशन बनती है, उस चरित्र को अगर गवा दिया तो इंसान कहीं का नहीं रहता। तो वही चीज है कि हर व्यक्ति का, हर धर्म का एक चरित्र का विकास होता है, चरित्र का विकास करना चाहिए। चरित्र का यहाँ पर यही है कि निर्माण कैसे किया जा सकता है, हर प्रकार की शिक्षा के अंदर ये बात कही है। तो ये चीज मुस्लिम धर्म के लोगों ने भी इसमें चरित्र का निर्माण कैसे किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा उस चीज को इन्होंने रखा था। फिर आता है सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। इनका एक और चीज था, हर धार्मिकता के साथ साथ इनके अंदर सांसारिक जो ऐश्वर्य होता है उस सुख को कैसे भोगा जाए, यानी कि धार्मिकता के पथ पर चलते हुए अगर कोई भी व्यक्ति अपने अंदर ऐश्वर्यता को भी अपना लेता है तो वो किस तरीके से, दोनों में तालमेल बिठा करके, तो ये धर्म को भी मानते थे और साथ ही साथ क्योंकि ये भौतिकता है, सांसारिक है, संसार में आए हैं तो सांसारिक जीवन जीना पड़ेगा, उसको और ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत ऐश्वर्य किस तरीके से रखा जा सकता है। तो इन दोनों का तालमेल बिठा करके ही ये उस अपनी एजुकेशन में एक धर्म के आधार से उस चीज को समाहित किए हुए हैं। फिर आता है यहाँ पर मुस्लिम श्रेष्ठता की स्थापना, यानी कि हर उसको श्रेष्ठ अपने एक धर्म जो है, मुस्लिम धर्म जो है उस या मुस्लिम शिक्षा जो है उसको कैसे श्रेष्ठता प्रदान की जा सकती है, उसको कैसे श्रेष्ठ बनाया जा सकता है, उसी तरह का आचरण किया जाए। तो शिक्षा के अंदर इन्होंने ये सारे उद्देश्यों को रखा था कि किस तरीके से ऐश्वर्य की भी प्राप्ति हो परंतु धर्म का अहित ना हो, धर्म को अपनाने के साथ साथ ही वहां पर हम अपने संस्कारों को कैसे रख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, गतिविधियां हैं, हर धर्म के अंदर ये सब चीजें होती है। तो मुस्लिम धर्म ने भी अपना एक उद्देश्य इस तरह की बातों को रखते हुए अपने अंदर ऐसी शिक्षा को रखा था ताकि छात्र उससे पूरी तरह से लाभान्वित हो सके। तो ये तो हमारा यहाँ पर हो गया मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य। अब हम यहाँ देखते हैं विशेषताएं, यानी कि मुस्लिम शिक्षा की जो विशेषताएं थी वो इस तरह से थी कि धार्मिक प्रभाव, इनकी जो विशेषताओं में है वो आता है धार्मिक प्रभाव की। जब व्यक्ति के अंदर एक धार्मिक बात, धार्मिक संस्कृति, एक चरित्र विकास जब होता है तो यहाँ पर एक धर्म के माध्यम से अगर व्यक्ति धर्म का पालन करता है तो वो अपने पद से भ्रष्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर धार्मिक प्रभाव को हम देखते हैं तो हर धर्म की तरह मुस्लिम धर्म के अंदर भी एक ऐसा धर्म का भाव था जो कि शिक्षा के अंदर समाहित करके हर प्रकार के बालकों को ये दिया जा सके ताकि हर इस धर्म का भी अच्छे से अच्छे प्रसार हो सके। फिर आता है यहाँ पर राज्य द्वारा प्रोत्साहन। जैसा कि हमने देखा था कि वैदिक काल में राज्य का इंटरफेयर इतना नहीं होता था। जब अगर गुरुकुल प्रणाली के अंतर्गत जब अगर गुरुकुल में गुरु अगर किसी राजा के पास जाकर के अपने लिए सहायता मांगते थे तभी राज्य उस तरफ सोचता था और वहां पर इस चीज की अवहेलना थी। लेकिन मुस्लिम काल में यहाँ पर राज्य की तरफ से हर तरह की यहाँ पर बोला है कि राज्य द्वारा प्रोत्साहन इस शिक्षा को दिया जाता था ताकि ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो सके एजुकेशन का। फिर आता है यहाँ पर उर्दू की उत्पत्ति। जब मुस्लिम काल यहाँ चल रहा था, मध्य काल यहाँ पर चल रहा था, उस समय ही उर्दू की उत्पत्ति हुई थी, एक अपनी खुद की ऐसी भाषा के रूप में जहां पर यह स्थापित किया जा सके कि यहाँ पर अगर धर्म की स्थापना की गई है तो अपनी एक भाषा भी होनी चाहिए और उस भाषा को यहाँ पर रखा था उर्दू के माध्यम से। तो यहाँ पर उसी समय यहाँ पर हुआ था उर्दू की उत्पत्ति। ये भी हमारा मध्यकालीन के अंदर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। आप जहां जहां मैं बताती जाऊंगी उनको तो आप नोट करते ही जाइए कि कहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव है। साथ ही साथ आप जब वीडियो को देखेंगे और आपको लगता है कि ये भी आपके हिसाब से ऑब्जेक्टिव बन रहा है तो आप उसको भी नोट करते चलें। तो यहाँ पर एक उर्दू की जो उत्पत्ति हुई थी वो मध्यकालीन या मुस्लिम शिक्षा के दौरान जब हुआ था हमारा, उसी के अंदर हुआ था, मध्यकाल के अंतर्गत उर्दू की उत्पत्ति हुई थी।
फिर देखते हैं अरबी तथा फारसी। ये विदेशी भाषा है, लेकिन यहाँ पर अरबी और फारसी का जब यहाँ पर प्रयोग हुआ उर्दू के साथ साथ, तो उसको भी रखा गया था ताकि हर व्यक्ति अपनी भाषा को भी याद रखे और इस चीज को भी याद रखे, इसमें भी सीखने की कोशिश करे। तो अरबी और फारसी का भी यहाँ पर प्रचलन था। लेकिन उर्दू की उत्पत्ति हुई थी, तो उर्दू का आज भी हम देखते हैं तो बहुत सी ऐसी है कि जहां पर उर्दू का ही प्रयोग किया जाता है। हम कोर्ट कचहरी में देखते हैं तो वहां पर उर्दू भाषा का ही ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है। फिर देखते हैं नंबर 5 पर इतिहास लेखन का विकास। यहीं से इतिहास लेखन का विकास हुआ था। जैसे कि हमने देखा कि वैदिक काल के अंतर्गत जो है वहां पर इतिहास लेखन मतलब इतिहास था, लेकिन लेखन के माध्यम से वो उतना प्रचारित नहीं था। लेकिन इस काल के आने के बाद यहाँ पर लेखन प्रणाली जो है उसने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। तो इतिहास को कैसे वर्णित किया जाएगा, इस चीज को इन्होंने लेखन के आधार से रखा। तो यहाँ पर एक और हमारी शैली का जो डेवलप हुआ था वो है यहाँ पर इतिहास लेखन का विकास। ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और अंत में इसमें विशेषताओं में देखते हैं भौतिकता। जैसा कि अभी आपको बताया कि जब एक व्यक्ति जो है सांसारिक है, संसार में आया है, तो उसको मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ अपनी हर तरह की वो ख्वाहिश होती है जिनको कि वो उनकी पूर्ति की कामना करता है और उनको करने की कोशिश भी करता है। तो यहाँ पर ऐश्वर्य था, भौतिकता है। जब जीवन भौतिकता है, भौतिकता लिए हुए है, भौतिक जीवन हम जी रहे हैं, तो यहाँ पर एक मुस्लिम शिक्षा के अंतर्गत हमें हर वो सुख और सुविधा प्राप्त करनी होती है जिसकी उद्देश्य हेतु हम पृथ्वी पर आए हैं। तो इनको अपना जीवन धार्मिकता की राह पर चलते हुए ही इनको भौतिकता का यानी ऐश्वर्यता का भाव भी अपने अंदर रखना है। ये भी एक भाव प्रदर्शित करता है। तो मुस्लिम शिक्षा के अंदर भौतिकता का भाव है, ऐश्वर्यता का भाव है। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें से आए थे और ये इसकी विशेषताएं हो गई, ये उद्देश्य हो गए। अब हम देखते हैं कि शिक्षा के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसमें से हमारा अक्सर आ जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि शिक्षा के मुख्य केंद्र उस समय कौन कौन से थे। जैसे बदायूं, मालवा, दिल्ली, बीदर, फिरोजाबाद, जौनपुर, आगरा एवं फतेहपुर सीकरी। तो ये यहाँ पर इसके मुख्य शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, जहां पर की शिक्षा का प्रयोजन यहाँ पर रखा जाता था कि यहाँ बालक जो है अपनी एजुकेशन लेने जाते थे। तो ये हो गए इसके मुख्य केंद्र। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप यहाँ पर देख लें, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर मकतब व मदरसों की स्थापना की गई थी। जो ये शिक्षा के केंद्र हैं, यहाँ पर मकतब और मदरसों की स्थापना की गई थी। अब मैं आपको एक ये चीज भी बता देती हूँ कि मकतब क्या होता है और मदरसा क्या होता है। मकतब में बालक एक प्रारंभिक जो शिक्षा लेने जाता था उसको कहा जाता है मकतब। यहाँ पर उसको अनुशासन सिखाया जाता था, उसको बोलना सिखाया जाता था, उसके अंदर आचरण डालने की कोशिश की जाती थी। तो हर वो नैतिक जो बिंदु होते थे वो बालक के अंदर यानी प्रारंभिक शिक्षा जो होती थी वो मकतब में होती थी। और मदरसों में जो व्यवस्था की गई है वो इस तरह की होती थी कि वहां पर बालक प्रारंभिक अवस्था से लेकर के वहां पर प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के अंतिम शिक्षा या पीएचडी तक की यहाँ पर जो व्यवस्था होती थी। तो ये सारी व्यवस्था यहाँ पर मकतब और मदरसों में होती थी। तो मकतब तो केवल प्राथमिक शिक्षा से संबंधित हुआ करते थे और यहाँ मदरसों में प्रारंभिक से लेकर के अंतिम शिक्षा या एक पीएचडी तक की भी यहाँ पर व्यवस्था हुआ करती थी इन शिक्षाओं के अंतर्गत। तो इनका अलग अलग अगर पूछा जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि ये भी कई बार हमने देखा है खुद कि कैसे कहाँ पर इसका भी नाम रख दिया जाता है कि प्रारंभिक शिक्षा का केंद्र मुस्लिम काल में कौन सा होता था, तो वो हमारा आता है मकतब। और उसके बाद हायर एजुकेशन से अगर रिलेटेड कोई बात आती है तो वो होती है मदरसे। तो यहाँ पर हमारी इस तरह की ये दोनों बिंदु आते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, हमने मुख्य केंद्र भी देख लिए। अब हम देखते हैं मुस्लिम शिक्षा के गुण। मुस्लिम शिक्षा के गुण कौन कौन से हैं उस चीज को हम देखते हैं कि धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा का समावेश। यहाँ पर हम देखते हैं धार्मिक और लौकिक। लौकिक यानी सांसारिक जीवन, तो वहां पर हम धर्म से जुड़ी हुई सारी बातें, साथ के साथ उसमें कुछ लौकिक जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है उन सभी चीजों को रखते हुए यानी जीवन भी जीना है एक सुखपूर्वक बनाते हुए। और धर्म का समावेश भी होना चाहिए ताकि व्यक्ति कोई अपना मार्ग जो है कुमार्ग पर न जाए, अपने सही मार्ग पर चल सके। तो धार्मिक के साथ साथ यहाँ पर लौकिक शिक्षा का भी समावेश इसमें हुआ करता था। तो ये इसका एक गुण था। दूसरा आता है छात्रवृत्तियों का आरंभ। मुस्लिम काल से ही छात्रवृत्तियों का आरंभ हुआ था यानी स्कॉलरशिप जो बालक को दी जाती थी पढ़ने के लिए, तो वो मुस्लिम काल से ही आरंभ हुआ था। ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से देखें कि छात्रवृत्तियों का जो आरंभ हुआ था वो मुस्लिम काल से यानी मध्य काल से ही प्रारंभ हुआ था।
फिर आता है निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। इनके अंदर जो शिक्षा की व्यवस्था रखी गई थी वो निशुल्क रखी गई थी, बालक से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। इससे यहाँ पर मकतब और मदरसों में जाकर के वो अपनी व्यवस्थाएं अपने जो वहाँ का संचालन कर रहे हैं वहां पर इन मकतब और मदरसों के माध्यम से ही बालक को शिक्षा प्रदान की जाती थी, तो वो निशुल्क हुआ करती थी। फिर देखते हैं यहाँ पर साहित्य व इतिहास को प्रोत्साहन। इस काल से ही, मध्य काल से ही यहाँ पर साहित्य को एक और इतिहास को प्रोत्साहन मिला था, ताकि एक बालक अपने जो उसका पिछला इतिहास था उसको भी जान सके और अपना जो वर्तमान में है कैसा समय है उसको भी लिख सके, ताकि आगे जाकर के वो इतिहास बन जाए तो लोग उस चीज को पढ़े। तो साहित्य क्या था उस चीज से परिचित कराना और साथ ही साथ उसमें यहाँ पर इतिहास को भी प्रोत्साहन, ताकि आगे ये डेवलप होता चले। फिर आता है यहाँ पर ज्ञान के विकास पर बल। जितना ज्यादा बालक को शिक्षा दी जाए और कितना उससे ग्रहण कर रहा है, सीख रहा है, वो यहाँ पर उसके ज्ञान पर ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी की जाए, उसका विकास किया जाए, इस चीज पर ज्यादा बल दिया जाता था। फिर आता है यहाँ पर प्रारंभिक व उच्च शिक्षा का अलग अलग व्यवस्था। प्रारंभिक शिक्षा और एक उच्च शिक्षा दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई थी, जैसे कि अभी आपको बताया था मकतब और मदरसे। तो यहाँ पर मकतब में प्रारंभिक अवस्थाएं होती थी बालक की और मदरसों में जो है वो उच्च शिक्षा से होता था। लेकिन मदरसे के अंदर प्रारंभिक से लेकर के उच्च शिक्षा सभी समाहित थे और मकतब में जो है हम यहाँ पर देखते हैं तो वो केवल प्रारंभिक शिक्षा थी। तो यहाँ पर सबकी अलग अलग, एक ही जो फील्ड होता है, एक ही जो कैंपस होता है, उसमें भी जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी वो भी अलग अलग, यानी कि मदरसों में भी जो व्यवस्थाएं बनाई थी बच्चों के पढ़ने के लिए वो भी अलग अलग आयु स्तर के, शिक्षा स्तर के आधार से रखी गई थी। फिर देखते हैं हम शिक्षा को राज्य का संरक्षण। यहाँ पर शिक्षा को राज्य का संरक्षण प्राप्त था। किस तरह, क्योंकि यहाँ शिक्षा की जो व्यवस्था करते थे वो राज्य द्वारा व्यवस्था की जाती थी। उसका छोटा यानी बालक की क्या आवश्यकता है शिक्षा से संबंधित, वो सारी चीजों की व्यवस्था, रहन सहन, बैठना, पढ़ना, सारी जो भी उनको एक पुस्तकों की होती थी या कुछ भी हो, उन सब की व्यवस्था राज्य की तरफ से होती थी। इसीलिए उसको बालक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी, बालक के घर वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी, या मकतब और मदरसों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो बालक से कुछ पैसे ले। यहाँ सीधा सीधा राज्य की तरफ से ही व्यवस्थाएं की जाती थी। तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर नायकीय पद्धति का विकास, यानी कि बालक के अंदर एक ऐसा नायक तत्व जो होता है उस चीज को कैसे डेवलप किया जाए। बालक के अंदर जब एक नायकत्व का एक गुण समाहित किया जाता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो बालक के अंदर कॉन्फिडेंस किस तरीके से लाए ताकि वो एक नायक का रूप निर्वाह कर सके जीवन में, तो उस चीज पर यहाँ पर विकास होता था। फिर आता है ललित कलाओं व हस्तकलाओं की उन्नति। इस दौर से ही जितनी भी ललित कलाएं होती थी, हस्तकलाएं होती थी, हम सौंदर्य को देखते हैं तो वहां पर एक नक्काशी जो की जाती थी, या आज भी हम देखते हैं बहुत से ऐसे स्थान हैं, आप चाहे उसको राजमहल को ले लो, चाहे आप छोटे से बर्तन को भी ले लो, चाहे आप किसी भी चीज को ले लो जहां पर नक्काशी की हुई है, कपड़े पहनना उसके ऊपर भी नक्काशी है, वो किस तरीके से लकड़ी के बर्तन होते थे या कुछ भी होता हो, तो वहां पर एक नक्काशी, एक ऐसी ललित कलाओं का प्रचलन बना था कि उसको बहुत ही आकर्षक रूप दिया जा सके। तो ये जो प्रचलन हुआ था ये मध्यकालीन शिक्षा के अंतर्गत से ही आए थे, उस युग से ही उत्पन्न हुआ था। तो यहाँ पर हस्तकलाओं हो और ललित कलाओं, इसकी उन्नति जो हुई थी वो मध्यकालीन युग से हुई थी। और इसमें अंत में देखते हैं कि साहित्य व इतिहास की उन्नति। तो ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि साहित्य व इतिहास को प्रोत्साहन मिला था, ऐसे ही साहित्य व इतिहास की यहाँ पर उन्नति हुई थी। जब प्रोत्साहन दिया गया तो वो उन्नति करता चला गया, जो आज भी हम इस क्षेत्र में, आज इस समय भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम उस चीज को देख रहे हैं, तो वो आज हमारे लिए इतिहास बन चुका है। लेकिन हम पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने में हमें रुचि उत्पन्न होती है कि ऐसा क्या था पिछली उसमें शिक्षा में, तो उसको देखने के बाद वो हमारे लिए इतिहास भी है, हमारे लिए साहित्य। अगर वो लिखित तौर से नहीं होते तो आज हम उसको पढ़ नहीं सकते थे। तो ये इसके सारे गुण थे। अब हम इसको देखते हैं दोष। जहां हमने बताया कि जब एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो जहां उसकी अच्छाइयां हैं तो थोड़ी बहुत उसमें बुराइयां भी होती हैं, तो वो हर चीज में होती है। तो इसमें भी कुछ बुराइयां नजर आई, यानी कि दोष उत्पन्न हुए। और वो दोष क्या क्या है, जैसे दोषपूर्ण शिक्षण विधि।
शिक्षण विधि दोषपूर्ण इसलिए कही गई है क्योंकि यहाँ पर रटने पर ज्यादा बल दिया जाता था। रटना, एक बालक को जो भी याद कराने के लिए, बोलने के लिए दिया जाता था उस पाठ को, वो रटते थे, लगातार रटना रटना रटना। तो ये एक दोषपूर्ण इनकी प्रणाली थी, शिक्षण पद्धति हम जिसको कह सकते हैं। तो ये इसका एक दोष था। ये भी ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पर मुस्लिम काल के अंदर शिक्षा की जो प्रणाली थी वो कौन सी थी, तो रटन विधि थी वहां पर। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिर आता है स्त्री शिक्षा की अवहेलना। जैसा कि हमने वैदिक काल में भी देखा था कि स्त्रियों के लिए शिक्षाओं का प्रबंध जो किया जाता था वो उनके राजघरानों में या बड़े जो गुरुकुल से भाई जो लौट कर आते थे वो पढ़ाते थे, तो वो घर में ही रह करके हमारी एजुकेशन दी जाती थी। ठीक इसी तरीके से हम देखते हैं कि मध्यकाल में भी जब शिक्षा की व्यवस्था उचित रूप से हो रही थी, परंतु यहाँ पर एक नारी को शिक्षा से वंचित किया जा रहा था। तो नारी यहाँ पर शिक्षित नहीं हो सकती थी। जिस तरीके से मकतब और मदरसों में जो पुरुष या बालक जाकर के शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन यहाँ पर भी नारियां नहीं जा सकती थी। इनके लिए व्यवस्था घर पर ही होती थी, जैसे कि वैदिक काल में होती थी। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं, क्योंकि इस युग में भी कई नारियों के आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने बहुत उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त किया है, परंतु वो उन्होंने किसी ऐसे मकतब या उसमें जाकर के नहीं, घर पर ही अपना उन्होंने लिया है। तो यहाँ पर स्त्री शिक्षा की अवहेलना इस युग में भी थी। तीसरा आता है कि लोक भाषाओं की उपेक्षा। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में विभिन्नताओं का समावेश है, यहाँ हर चीज जो है विभिन्नताओं में रखी हुई है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि लोक भाषाओं, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी अपनी एक अलग अलग भाषा होती है, परंतु इस काल के अंदर क्या था कि यहाँ पर लोक भाषाओं की उपेक्षा की गई थी। यहाँ केवल अपनी ही भाषा को रखा गया था, जिसमें कि उर्दू मुख्यतः थी। इसके साथ साथ अरबी और फारसी का समावेश भी था, परंतु उर्दू का प्रचलन ज्यादा से ज्यादा हुआ। इसी चीज पर इन्होंने जोर दिया। इससे क्या होता है कि जो कोई अपनी मातृभाषा को जानने वाला है तो वो इस शिक्षा को अच्छे से ग्रहण नहीं कर पा रहा था, तो वो एक अवरुद्ध माध्यम बन गया था। तो ये भी इसका एक दोष है। फिर देखते हैं जनसाधारण की शिक्षा की उपेक्षा। इसमें भी जनसाधारण के जो लोग होते थे वो हर तरह के जनसाधारण, हर तरह का कोई बालक, हर तरह का कोई वर्ग एजुकेशन लेने नहीं जा सकता था। यहाँ पर भी एक बंदिश थी, रोक थी कि हर जो जनसाधारण है उनकी उपेक्षा की गई थी। केवल इसमें मुस्लिम बालकों को यहाँ पर ज्यादा प्रवेश दिया जाता था, तो वो चीज यहाँ पर एक दोष के अंतर्गत आता है। फिफ्थ में देखते हैं कि आध्यात्मिकता का अभाव। इसमें क्या है, आध्यात्मिकता का अभाव है, क्योंकि जहां पर धार्मिकता का एक समावेश हो जाता है तो वहां पर व्यक्ति जो है ऐश्वर्य को या भौतिकता की तरफ कम रुझान रखता है। लेकिन इसके अंदर धार्मिकता के साथ जब ऐश्वर्य या भौतिकता का समावेश होता है तो वहां पर धार्मिक भाव दूर हट जाता है, क्योंकि वहां पर व्यक्ति सिर्फ सेल्फिश बन जाता है और वहां पर जो है व्यक्ति केवल मुझे सुख की कामना कैसे प्राप्ति हो, मैं सुख की कामना करता हूँ, ये सुख कैसे प्राप्त हो, इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देता है। तो वहां धार्मिकता से वो दूर हटता चला जाता है। तो यहाँ पर आध्यात्मिकता का अभाव कम होता चला गया था। फिर आता है अंत में शिक्षा व्यवस्था में अस्थिरता। शिक्षा व्यवस्था जो थी उसमें अस्थिरता थी, कोई स्थिरता नहीं थी कि कौन कब तक कैसे ले रहा है। जैसे कि हमने देखा कि वैदिक काल के अंदर एक आयु वर्ग के हिसाब से एजुकेशन की व्यवस्था रखी गई थी कि किस तरीके से एजुकेशन देनी है बालक को, कितनी उम्र से, जैसे कि 8 वर्ष और 11 वर्ष की अवस्था वहां पर रखी गई थी। परंतु मुस्लिम काल में ऐसा कुछ भी नहीं था, वहां पर कोई आयु वर्ग नहीं थी और बालक कब तक एजुकेशन लेना चाहता है इसका भी कोई प्रावधान नहीं है। तो वहां पर एक स्थिरता का ही देखने को मिलता है कि शिक्षा व्यवस्था में अस्थिरता थी, वहां पर कोई स्थिरता नहीं थी कि बालक को कब से और कब तक की एजुकेशन रखनी है। तो ये इसके कुछ दोष भी है। अब यहाँ पर हमने ये आपको आज बताया कि मुस्लिम काल यानी कि मध्यकालीन शिक्षा के अंदर कितने सारे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे तैयार हुए। आपने अगर काउंट किए हो तो, नहीं किए हो दोबारा आप वीडियो को देखिए और उसमें आप खुद लिखते जाइए, और जहां आपको लगे कि यहाँ पर आपके हिसाब से भी बन रहा है कोई ऑब्जेक्टिव तो आप उस चीज को भी उतारते चलें। बहुत सारे इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आपको इसमें से ही कोई आपको ये चाहिए कि मैं आपको इसमें से निकाल करके कुछ ऑब्जेक्टिव भी साथ के साथ देती जाया करूं, एक को पेपर अलग से वीडियो बना करके, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कहोगे कि मैं आपके लिए अलग से स्पेशल क्वेश्चंस निकाल करके ऑब्जेक्टिव जितने भी बनते हैं उसकी वीडियो डाल दूं, तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना होगा, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो तैयार कर दिया करूंगी। तो मैंने कितने सारे पॉइंट्स यहाँ पर कराए हैं, देखिए एक तो यही हो गया, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हमने यहाँ पर कराए हैं आपको इसी वीडियो के अंदर।
और ये वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको पाठ समझ में भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। रिक्वेस्ट करती हूँ फिर आपसे कि अगर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और पहली बार चैनल पर आए तो वो वीडियो को लाइक करने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हर नोटिफिकेशन उनको समय से मिलता जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।